हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के अगले अध्याय के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण। यह जो द्वितीय चरण है, जब हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ाई की है उसमें हम लोगों देखा कि किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब स्टार्ट होता है तो उनमें से 3 चरण को हम लोगों ने देखा। प्रथम चरण जो 1885 से 1905 होता है, इसमें हम लोग देखें कि किस प्रकार उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व रहता है। और जो द्वितीय चरण आता है वह 1905 यानी बंगाल विभाजन के बाद से 1919 ईस्वी तक का जो समय रहता है वह क्रांतिकारी नेताओं का प्रभुत्व रहता है। उसमें क्रांतिकारी नेता बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस आंदोलन को आगे तक ले जाते हैं। उसके बाद जो तृतीय चरण होता है, वहाँ पे जैसे ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आते हैं तब यह गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और इसमें महात्मा गांधी का जो योगदान रहता है वह 1947 यानी भारत की आज़ादी तक रहता है, जो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो आज उन्हीं शेष जब गांधी जी क्या कर रहे होते हैं, तृतीय चरण यानी जब गांधी युग होता है, जब गांधी जी भारतीय राजनीति में एंट्री कर चुके होते हैं और स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, तो उसी बीच में इधर क्रांतिकारी, इधर महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था और दूसरी तरफ उनके पैरेलल में कुछ क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा एसोसिएशन, संगठन का गठन किया भी जा रहा था, जिसके माध्यम से वह ब्रिटिशर्स को क्या करना चाह रहे थे, ब्रिटिशर्स से संघर्ष करना चाह रहे थे और ब्रिटिशर्स को चुनौतियां दे रहे थे। तो आज उन्हीं सब के बारे में देखेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यह जो है असहयोग आंदोलन के उपरांत यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था, यह क्या हो गया, बाद में महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। जब यह बात पता चलता है कि महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस कर रहे हैं, इसको लेके जो क्रांतिकारी नेता थे, जो नरम दल के थे, वह इनके विचार से, वह इनके निर्णय से असंतुष्ट होते हैं। वह क्या कहते हैं, वह इस आंदोलन को वापस नहीं लेने के लिए कहते हैं। खासकर उसमें गरम दल के नेता जैसे लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन सभी का कहना होता है कि यह निर्णय नहीं लिया जाए, यानी वापस उसको नहीं लिया जाए। तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी का दृढ़ निश्चय होता है, वह क्या करते हैं, इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, यानी रिटर्न ले लेते हैं। तो इसको लेकर क्या होता है, बहुत सारे जो क्रांतिकारी नेता थे उनका जो रोष रहता है, जो उनका विचार रहता है, वह महात्मा गांधी से अलग भी हो जाता है। जो हम लोग एक देखने को भी मिला था कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास क्या करते हैं, जब यह असहयोग आंदोलन वापस होता तो वह एक इसी के अपोजिट में जाकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। तो क्या होता है, यह महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, क्योंकि चौरी चौरा का कांड जो 5 फरवरी को होता है, उसके कारण 11 फरवरी को महात्मा गांधी इसको वापस ले लेते हैं। आज जब यह वापस ले लेते हैं, उसी के बाद क्या होता है, एक यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यह एक संगठन है जिसकी स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। तो ध्यान में रखेंगे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1924 ईस्वी में किया जाता है। यह जो क्रांतिकारी आंदोलन को पुनः जागृत करने के लिए, यानी जो इनका उद्देश्य होता है, इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य होता है क्रांतिकारी जागृति, जो विचार था उसको पुनः जागृत करना, इस आंदोलन का लक्ष्य होता है। तो ध्यान में देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में किसके द्वारा, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया जाता है। खासकर इसमें से जो इसके सदस्य रहते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव इत्यादि, ये सभी इस सदस्य से जुड़े हुए रहते हैं। खासकर वे सभी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अफजल खां, अशफाक उल्लाह, ये सभी जो होते हैं इनसे जुड़े हुए रहते हैं। किनसे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। उसके बाद क्या होता है, इस जो भी एसोसिएशन के सदस्य थे वह कुछ समय बाद 9 अगस्त 1905 ईस्वी को एक कांड होता है जो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो इस 9 अगस्त 1925 ईस्वी को क्या होता है, एक ब्रिटिशर्स मालगाड़ी जो सहारनपुर से लखनऊ की
के लिए रवाना होती है और जा रही होती है कहाँ से, सहारनपुर से लखनऊ की ओर। इसी सहारनपुर और लखनऊ जब जा रही होती है तो काकोरी एक जगह है जहाँ पे मालगाड़ी से लूट की जाती है और इसमें 4 लोग को बाद में फांसी भी दिया जाता है। इसमें बोला जाता है कि जो यह लूट किया जाता है या जो इसमें खासकर जो भी शस्त्रागार रहता है उसको लूटा जाता है। तो यह जो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो काकोरी कांड क्या हो गया, जो सहारनपुर से लखनऊ के लिए जा रही होती है उसमें क्या क्या आता है, इस कुछ क्रांतिकारी तत्वों के द्वारा एक लूट की जाती है और यह लूट 9 अगस्त 1925 ईस्वी को की जाती है। इसमें खासकर वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, इसमें होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लहारी। तो ध्यान में रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जो काकोरी कांड से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध है। तो फर्स्ट हो गए, कौन हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, उसके बाद रोशन लाल और राजेंद्र लहारी। तो इनका संबंध था किनसे, काकोरी कांड से, और बाद में इन चारों को फांसी भी दे दिया गया था। तो ध्यान में रखेंगे किन किन लोग को फांसी पड़ा था, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह को, रोशन लाल को और राजेंद्र लहारी को। उसके बाद क्या होता है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होता है इसी में कुछ इसको मॉडिफाई किया जाता है और अगला पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया जाता है। सिर्फ इसमें क्या क्या आता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट शब्द को जोड़कर इसको मॉडिफाई करके एक पार्टी का और गठन किया जाता है जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, HSRA। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में की जाती है। इसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह होते हैं। जो यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना ठीक इसके 4 साल बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना इसके ठीक 4 वर्ष बाद 1928 ईस्वी में किया गया था। इसके जो संस्थापक रहते हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो इसके सदस्य होते हैं, जैसे ही उसके बाद एक क्या होता है, 1928 ईस्वी में जब इस संगठन का स्थापना होता है, उसके बाद 1960 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है। जब साइमन कमीशन भारत आता है तो उसका भारत में विरोध किया जाता है। विरोध इसलिए किया जाता है कि उस साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सभी ब्रिटिशर्स थे, कोई भी भारतीय नहीं थे। इसलिए साइमन गो बैक का नारा भी लगता है और उसका बहिष्कार भी किया जाता है। इसी बहिष्कार के क्रम में लाला लाजपत राय को क्या किया था, सॉन्डर्स के द्वारा उन पर लाठियों से वार किया जाता है और उनको मार भी दिया जाता है। जैसे ही यह घटना होती है उसके बाद जो भी लोगों में रोष बढ़ जाता है, जो क्रांतिकारी तत्व रहते हैं वह क्या होते हैं और भी अग्रोसित हो जाते हैं। तो यह जो लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है सॉन्डर्स के द्वारा लाठियों के प्रहार से, तो उसके बाद जो इसके सदस्य होते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को वो क्या करते हैं, उस सॉन्डर्स को क्या करते हैं, लाहौर में उनको भी मार दिया जाता है। तो वह घटना होता है HSRA द्वारा पहली बार क्रांतिकारी घटना। लाहौर में पुलिस अधीक्षक जो सॉन्डर्स था, जिन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या की थी लाठियों के द्वारा, उनको इस क्रांतिकारी, कौन क्रांतिकारी, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन खासकर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के द्वारा उनको हत्या कर दिया जाता है। इस हत्या में शामिल रहते हैं भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इनका हत्या होता है उसके बाद जो ब्रिटिशर्स रहता है वह इन लोगों को खोजना प्रारंभ करती है और ये लोग क्या हो जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, उनसे नहीं मिलते। जब ब्रिटिशर्स से इन लोग नहीं मिलते हैं तब ब्रिटिशर्स क्या करता है, आम लोगों को पकड़ना स्टार्ट करता है, आम लोगों को परेशान करना स्टार्ट करता है, लोगों को मारना पीटना और जेल में बंद करना स्टार्ट करता है और लोगों से किसका, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह का पता भी पूछता है। तो यह क्या होता है, आम लोगों को काफ़ी परेशान करता है। तो आखिर क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह निर्णय लेते हैं कि वह खुद से गिरफ्तारी देंगे। खुद से गिरफ्तारी देने का निर्णय होता है। उसके बाद क्या होता है, वह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यह जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था इसमें महत्वपूर्ण किसी विषय पर क्या चल रहा था, बहस चल रहा था। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को क्या होता है, भगत सिंह और उनके साथ देते हैं बटुकेश्वर दत्त।
तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाता है। क्या होता है कि भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त रहते हैं वह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचते हैं और वह खाली कुर्सियों पर बम फेंकते हैं और साथ में कुछ पर्चे भी फेंकते हैं, जिस पर्चे में लिखा हुआ होता है बहरे कानों को सुनाना चाहते हैं। वह उसमें लिखते हैं कि इसका जो जिम्मेवार है हम लोग हैं, आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है और जो आप इस प्रकार की नीति व्यवस्थाएं चला रहे हैं वो गलत है, इस प्रकार से आपको नहीं चला। तो इसी प्रकार से वो जो पर्चे था उसमें लिखा गया था कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो कहने का मतलब जैसे वह बम फेंकते हैं उसके बाद क्या होता है, वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जैसे ही उनको जब गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तार करने के बाद उनको क्या होता है, बाद में फांसी भी दिया जाता। तो इससे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जो भगत सिंह थे उनको फांसी क्यों दिया गया था। तो फांसी उनको इसलिए नहीं दिया गया था कि वह बम फेंके थे, कहाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर सिर्फ उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन पर जो केस चला गया था लाहौर षड्यंत्र केस, यह क्या था, लाहौर षड्यंत्र केस, यह 1929 ईस्वी में मुकदमा चलाया जाता है। इस लाहौर षड्यंत्र केस, यही जो सॉन्डर्स था, जहां पर सॉन्डर्स की हत्या की गई थी, उसको लेकर भगत सिंह पर केस चलाया जाता है और जो उनको फांसी दिया जाता है यही लाहौर षड्यंत्र केस, जो सॉन्डर्स की हत्या हुई थी उसको लेकर उनको मौत की सजा दी जाती। तो ध्यान में देंगे, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भगत सिंह को किनके लिए फांसी की सजा हुई थी, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए, ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के लिए, वहां सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद जो लाहौर षड्यंत्र केस 1929 ईस्वी में होता है, इसमें क्या होता है, जीतन दास भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यह जो कैदी होते हैं, जो कैद किए हुए रहते हैं कारावास में, एक जीतन लाल होते हैं जो क्या करते हैं, विरोध करते हैं और वह उपवास पर लगभग बोला जाता है 64 दिन के उपवास पे होते हैं और इस उपवास के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। किनकी, जीतन दास की। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। कौन कौन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। यही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया जाता है। और चंद्रशेखर आजाद अभी भी क्या रहते हैं, वह गुप्त ही रहते हैं, वह नहीं मिलते हैं। पूरा अंग्रेजों का काफ़ी प्रयास होता है उनको खोजने का। जो चंद्रशेखर आजाद क्या होते हैं, इस 1929 जो आप देखने को मिला, इस सॉन्डर्स कहता है इस 1828, यानी इस 1929 और जो 31 में उनको फांसी पड़ा, यानी इस 28 से लेकर 31 तक में चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, भगत सिंह को जेल से छुड़ाने का काफ़ी प्रयास करते हैं। यानी वो बहुत हद तक अपना जो भी रहता वह प्रयास करते हैं कि भगत सिंह को जेल से निकाल लिया जाए। कौन, चंद्रशेखर आजाद। चूंकि चंद्रशेखर आजाद स्वयं क्रांतिकारी थे, उन पे भी मुकदमा चल रहा था, तो वह भी गुप्त थे और ब्रिटिशर्स से छुपे हुए थे। तो उस क्रम में क्या करते हैं, वह काफ़ी कोशिश करते हैं कि भगत सिंह को 1929 से 31 तक में निकाल लिया जाए। लेकिन क्या होता है, 27 फरवरी 1931 के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद इसी पर विचार विमर्श कर रहे ही होते हैं कि उनको क्या क्या था, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता और वहीं पे वह शहीद हो जाते हैं। कौन, चंद्रशेखर आजाद। तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद HSRA ने यशपाल के नेता। उसके बाद क्या होता है, जो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो इस संस्था, जो इस संगठन को बनाया गया था, उसके बाद यह भंग हो जाता है, भंग हो जाता है, मतलब टूटने लगता है। उसके बाद जो इसके जो नेता होते हैं वह उतने नेतृत्वकारी नहीं होते हैं, लेकिन बाद में जो इनके सहयोगी पंजाब के यशपाल होते हैं वह इनको क्या करते हैं, HSRA को नेता के रूप में चुने जाते हैं। तो यह भी प्रश्न कभी कभी पूछता है कि HSRA के बाद में नेतृत्व किसने किया, तो यही यशपाल हैं जो पंजाब के थे। इन्होंने क्या किया, जो HSRA के थे वह यशपाल को नेता के रूप में चुनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से 6 से 7 साल का जो समय होता है
वह क्रांतिकारी अंग्रेजों को नाक में दम कर कर रख दिए होते हैं। तो हम लोग वही देखें जो 6 से 7 साल किस प्रकार से क्रांतिकारी संगठन बनाते हैं और अंग्रेजों को नाक में दम किए हुए रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक और क्रांतिकारी घटना होता है बंगाल में देखने को मिलता है, चटगांव आर्मरी रेड। यह क्या है चटगांव आर्मरी रेड, जिसे शस्त्रागार लूट भी कहा जाता है। 1930 ईस्वी में सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता है, इस मास्टर दा के नेतृत्व में एक कुछ सेना का गठन किया जाता है और इस सेना को ब्रिटिश सैनिक के वेशभूषा पहनाकर एक शस्त्रागार को लूटने के लिए भेजा जाता है। तो क्या होता है, और यह जब लूट होती है 1930 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में इसके लिए उनको फांसी दिया जाता है। यानी जो मास्टर दा यानी सूर्यसेन जो होते हैं 1930 ईस्वी में क्या करते हैं, एक शस्त्रागार को लूटते हैं और इस शस्त्रागार में जो उनके सैनिक बनाए गए थे, यानी वो जो उनके जो एक तरह से सैनिक तैयार किया गया था, वह ब्रिटिशर्स की वेशभूषा पहनाकर वही ड्रेस पहनाते हैं जो ब्रिटिशर्स के सैनिकों का रहता है और उस शस्त्रागार पर लूटते हैं। तो इस लूट के कारण उनको 1934 ईस्वी में फांसी भी दे दिया जाता है, जो बंगाल चटगांव के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, ये जो सूर्यसेन थे उनको 1934 ईस्वी में फांसी दे दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही साइमन कमीशन जब आता है तो उसका विरोध भारत में किया जाता है। जब विरोध किया जाता है साइमन कमीशन का, तो जो साइमन कमीशन के सचिव रहते हैं बेकन हेड, वह बेकन हेड कहते हैं, भारतीयों को चुनौती देते हैं, क्या आप जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, क्या आप भारत का संविधान खुद से तैयार कर सकते हैं। तो इस चुनौती को क्या करते हैं, नेहरू स्वीकार करते हैं। वह मोतीलाल नेहरू होते हैं। तो वही नेहरू रिपोर्ट, यह जो नेहरू रिपोर्ट है यह मोतीलाल नेहरू के संबंध में लाया गया था, ऐसा नहीं कि जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट वही चुनौती को स्वीकार करते हैं 1928 ईस्वी में। जो चुनौती कौन देता है, यह चुनौती साइमन कमीशन का जब विरोध किया जाता है तो वो एक चुनौतीपूर्ण संदेश रखता है कि क्या भारत खुद से अपना संविधान तैयार कर सकता है, वह विरोध जो कर रहा था। तो वही नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में लाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट लाई जाती है, जिसमें 9 सदस्य को चुना जाता है और इस रिपोर्ट में डोमिनियन की मांग की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, यह जो नेहरू रिपोर्ट था इसमें भारत को पूर्ण स्वराज नहीं डोमिनियन की मांग की जाती है, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन का था। तो उस तरह से डोमिनियन मांग की इसमें क्या की जाती है, मांग रखा जाता है। जो VVI है इसे प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा गया भी है। तो यह ध्यान में रखें, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है जो नेहरू रिपोर्ट था उसमें किस चीज़ की मांग की गई थी, तो डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। तो यही क्या होता है नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में 9 सदस्यीय टीम 1 साल के बाद एक रिपोर्ट जारी करते हैं और जिसमें डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं और जो अपना बनाकर एक तरह से वह क्या करते हैं, संवैधानिक ढांचा भी देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को देखा। उसके बाद क्या होता है, इस नेहरू रिपोर्ट के बाद 1929 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन होता है और जो यह अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन, लाहौर में 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में कांग्रेस क्या करती है, पूर्ण स्वराज की मांग रखती है। तो यही अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग रखती है। इससे पहले जो नेहरू रिपोर्ट था उसमें सिर्फ डोमिनियन की मांग होती है और पूर्ण स्वराज की बात लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में होती है और इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या क्या था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। आपको पता होगा रावी नदी के तट पर तिरंगा भी पहली बार फहराया गया था। तो ध्यान में रखेंगे 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाया गया। 26 जनवरी को क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता, कारण उसका भी जो जड़ है वह यही है 26 जनवरी, जिसका चर्चा हम लोग जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इसका और भी विस्तार से चर्चा हुआ था। तो कृपया जो देखना चाहते हैं वह उस सीरीज को भी देख सकते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन। उसके बाद क्या होता है, लाल कुर्ती आंदोलन। भारत का उत्तर और पश्चिम क्षेत्र, जो उत्तर पश्चिम खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र
जहां पर एक लाल कुर्ती आंदोलन का स्थापना किया गया था। यह जो आंदोलन है खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा बिल्कुल अशांति से, यानी कहने का मतलब हिंसा से दूर, बिल्कुल अहिंसा के माध्यम पर इस आंदोलन को चलाया गया था, लाल कुर्ती आंदोलन। जिस तरह से गांधीवादी नीति था, जो गांधी जी का विचार था, उनके विचारों पर इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, लाल कुर्ती आंदोलन, जिसमें अहिंसा को बिल्कुल दूर दूर तक दूर रखा गया था। तो यह जो नेतृत्व किए थे इनका खान अब्दुल गफ्फार खां। इसी के कारण खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। यह जो है कब तक चला लाल कुर्ती आंदोलन? 1929 से 30 ईस्वी तक चला। तो ध्यान में देखेंगे, कभी कभी प्रश्न इससे बनता है कि लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किन के द्वारा किया गया था? इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था 1929 से 30 ईस्वी में। यह किनके सिद्धांतों पर, किस तरह के सिद्धांत इसमें जारी थे? तो इसमें गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था, इसमें अहिंसा को बिल्कुल दूर रखा गया था। तो इस तरह से बिल्कुल विशुद्ध अहिंसक आंदोलन था, इस रूप में भी इसको जाना जाता है, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चला। उसके बाद प्रांतीय चुनाव 1937 में क्या होता है? 1935 के अधिनियम के तहत क्या होता है? प्रांत में चुनाव का घोषणा किया जाता है, यानी प्रांतों में स्वायत्ता लाया जाता है, और जो प्रांतों में द्वैध शासन था समाप्त कर उसको क्या कहता है? स्वायत्ता लाया जाता, और क्या कहता है? चुनाव भी उसमें अलाउ किया जाता है। तो देखा जाए जो 1935 का अधिनियम होता है, इस अधिनियम में क्या होते हैं? भारत के 11 स्टेट होते हैं, यानी इस अधिनियम के तहत क्या था? 11 राज्य थे और 6 में, कहने का मतलब जब यह अधिनियम था तो उस समय भारत में 11 राज्य थे, और उस 11 राज्य में क्या किया गया था? प्रांतीय चुनाव की घोषणा की गई थी, सभी में चुनाव किया गया था। तो उस चुनाव में क्या हो गया था? 6 में कांग्रेस को बहुमत मिला था, यानी जिस पर जो 6 था उसमें कांग्रेस अपना पूर्ण बहुमत हासिल करता है। वह 6 कौन कौन रहता है? पहला रहता है संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मुंबई और मद्रास। ये 6 ऐसा रहता है जिसमें कांग्रेस को क्या होता है? पूर्ण बहुमत मिलता है, और 2 में गठबंधन के आधार पर क्या कहता है? कांग्रेस अपना सरकार बनाती है। वह 2 कौन कौन होती है? एक होती है पश्चिमोत्तर प्रांत और दूसरा होता है असम होता है। इस 2 में क्या करती है? गठबंधन के आधार पर अपना सरकार कांग्रेस बनाती है, और बाकी जो 3 होता है उसमें दूसरा सबसे बड़ा जो पार्टी था वह मुस्लिम लीग था। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता, यहां पर मुस्लिम लीग अपना बहुमत प्राप्त करती है। तो इस तरह से भारत के 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस का सरकार था। उसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर 1939 ईस्वी में आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था, और क्या हो गया था? जो ब्रिटिशर्स थे वह क्या चाहते थे? भारतीयों को से सहयोग लेना चाहते थे कि भारतीय क्या करे? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे। इसके लिए क्या करती है ब्रिटिशर्स? विभिन्न तरह के कमीशन बनाकर भारत भेजती है, विभिन्न तरह के आयोग आते हैं भारतीयों को मनाने के लिए, लेकिन भारतीय नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको पता था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स क्या था? यही अच्छे बात बोलकर, प्रलोभन देकर क्या था? ब्रिटिश सैनिकों के साथ भारत को लड़ने के लिए समझाया था, और क्या था? उसके बदले में वह फिर जब जीत जाता है तो भारत को स्वराज की प्राप्ति नहीं होता है। तो वह उसके मंशा से जो भारतीय थे वह अवगत थे कि जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया, इन लोगों ने विश्वासघात किया, वह अभी फिर ये लोग करेंगे। तो ये लोग अड़े हुए रहते हैं और नहीं साथ देने का योजना बनाते हैं। और एक क्या होता है कि कुछ समय बाद 1939 ईस्वी में ही लॉर्ड लिनलिथगो, जो इस समय का वायसराय रहता है, वह भारत से बिना पूछे यह घोषणा कर दिया होता है कि भारत क्या कर रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा यानी ब्रिटेन का साथ दे रहा है। यह बात जैसे ही भारतीयों को पता चलती है तो कांग्रेस के पूर्ण जितने भी जो उनके
सरकार था, बहुमत था, उन 8 प्रांतों में क्या कर दिया जाता है, वह इस्तीफा दे देते हैं। जैसे ही यह इस्तीफा दे दिया जाता है, अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो इसी जब इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, 22 अप्रैल 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग थे, उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो वही खुश होकर क्या करता है मुस्लिम लीग, 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न कभी कभी पूछता है। ये मुक्ति दिवस इसलिए मनाता ताकि वह इस तरह का जो घटना होता है उससे मुस्लिम लीग प्रसन्न होता है, और 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को वह मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। उसके बाद एक और लास्ट का क्या है, बाद में हालांकि यह विवादास्पद और असमंजस्य भी रहा है, आज़ाद हिंद फौज। इसकी स्थापना आज़ाद हिंद फौज की होती है। यह जो विचार सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का जो विचार आया था वह मोहन सिंह के आया था। मोहन सिंह के सबसे पहले जो विचार आया था आज़ाद हिंद फौज के बारे में, मोहन सिंह के बारे में, और इसका जो गठन करते हैं फिर बाद में रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में किया जाता है। उसके बाद 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना सिंगापुर में की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में सिंगापुर में की जाती है। उसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पता होगा कि यह क्या हुए थे, भारतीय जनपद सेवा में अधिकारी भी बने थे, और बाद में क्या करते हैं, उस जनपद सेवा से इस्तीफा त्यागपत्र भी दे देते हैं और भारतीय क्रांति में कूद पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत के स्वतंत्रता लगता है, और यह क्या करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांति में सुभाष चंद्र बोस कूद पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1940 एक घटना होता है कि जब 1940 जो अधिवेशन होता है, 1940 का कांग्रेस का अधिवेशन, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग एक अलग प्रांत की मांग करती है, मुस्लिम बहुलता देश पाकिस्तान की मांग। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम बार जो मांग किया गया था पाकिस्तान का 1940 के अधिवेशन में, वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। लेकिन पहली बार जो प्रयोग किया गया था पाकिस्तान का रहमत अली के द्वारा, कि जो प्रथम बार प्रयोग किया गया था पाकिस्तान साहब का रहमत अली चौधरी के द्वारा, जो प्रथम बार मांग किया गया था 1940 का लाहौर अधिवेशन में। तो उसके बाद क्या होता है, फिर भारत को आज़ादी भी मिलती है, भारत आज़ाद होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि किस प्रकार से कुछ जो क्रांतिकारी आंदोलन थे किस प्रकार से चलाए गए, कुछ संगठन बनाए गए, उनका हम लोगों यहाँ पर विस्तार से चर्चा किए और पढ़ें। तो देखा जाए यह एक प्रकार से ऐसा चार्ट बनाया गया है कि देखा जाए कि आपका मैक्सिमम जितने भी प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, वो सभी का आपका हल हो जाएगा। और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्हें क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, प्रश्न नहीं बन रहा है, तो वह क्या कर सकते हैं, इस लर्नडिप के प्लेलिस्ट में जाकर वह मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्लास लिए गए हैं, लगभग शायद 29-30 क्लास होगा, वो 30 क्लास है, ज़्यादा देरी का नहीं है, मतलब 5-6 दिन में आप आराम से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आप ख़त्म करने के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे काफ़ी पकड़ बन जाएगा और आपके प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न बनने लगेंगे। तो यह ऐसा जो चार्ट तैयार किया गया है, इसमें आपका लगभग 90% क्वेश्चंस आपका बनेगा, और बाकी आपका पढ़ाई आशा करते होंगे अच्छा ही चल रहा होगा, पढ़ने में मन लग रहा होगा। तो हमारे वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिनका आने वाला टाइम में आगामी एग्जाम है, और आपको यह क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।